गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और हिंदी मीडियम स्टूडेंट दोनों आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बायलिंगुअल टीच किया जाएगा आपको। तो देखिए, यहाँ से संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा को लोकप्रिय सत्ता का आधार था, जहां प्रतिनिधित्व को दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है उसमें समाज के विभिन्न वर्ग जो हैं सहभागी हों। यही महत्वपूर्ण था कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व ना करें। देखिए, बेशक से इसमें यहाँ पर ये था कि अकॉर्डिंग टू वर्ग, जैसे अलग अलग वर्ग में, अलग अलग पार्ट में हमारी सोसाइटी डिवाइड है, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो डिफरेंट थे, अलग अलग थे। लेकिन इससे हम ये नहीं कहेंगे कि वो सिर्फ अपने ही ग्रुप को, अपनी ही कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया था। सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। जब इस समय पे, जब मैंने आपको बताया 299 मेंबर्स जो थे वो कुल इतने थे, लास्ट तक हमारे पास 284 मेंबर्स थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर अपने किए थे। तो इतनी ज़्यादा संख्या में जब एक ही दस्तावेज को बनाने के लिए व्यक्ति हैं, तो डिस्प्यूट होना जो है वो लाजमी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो ये इनके आपस में मतभेद होते थे, जो भी इनके डिस्प्यूट्स होते थे, वो कभी भी इस आधार पर नहीं हुए कि वो अपने मतलब अपने हितों के लिए, अपने हित जो होते हैं उनको आधार बनाकर ही शायद उनमें कोई मतभेद हुआ हो। ये मतभेद वाकई में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। देखिए, केंद्रीकृत का मतलब ये है कि जो सारी पावर है वो किसके हाथ में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो। विकेंद्रीकृत का यहाँ पर क्या अर्थ होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। जैसे आज के समय पे हम ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो पावर्स हैं वो अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड की गई हैं। कैसे यूनिट्स में डिवाइड की गई हैं? गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति होती है, फिर उसके बाद राज्य सरकार के लिए मतलब जो है एक स्टेट के लिए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो इस तरीके से जो पावर है उसको क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इसी को हम क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। राज्यों के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? न्यायपालिका के पास, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, उसके पास कौन कौन सी पावर होनी चाहिए? क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए? लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद है। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी विवाद के पास हो गया हो। एक ही प्रावधान ऐसा है, यह प्रावधान जो है वो सार्वभौमिक मताधिकार का है, जिसका अर्थ है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार हो। देखिए, सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार क्या होता है भाई, आपको पता भी होना चाहिए कि देखो, सिर्फ जितने भी यहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर मुद्दे पर कोई ना कोई मतभेद आपस में लोगों के बीच में था, लेकिन एक मुद्दा ऐसा था जिस पर कोई भी मतभेद आपस में नहीं था। वो मुद्दा कौन सा था? वो मुद्दा था सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का मुद्दा था, जिसमें ये होता क्या है, इस वर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? देखिए, हर किसी को एक वोट डालने का अधिकार हो एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद। किसी भी व्यक्ति के साथ इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना तो धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न शिक्षा और लिंग और आय के आधार पर। सदस्यों ने इस पर वाद विवाद आवश्यक नहीं माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और जो थे वाद विवाद हुए थे।
वाद विवाद हुए। इन सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप कुछ और नहीं हो सकता है। संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही थी। संविधान सभा को किस चीज से पावर मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही थी। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की ही नहीं बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिए। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद या संकीर्णता से ऊपर उठा देता है। संविधान सभा में हुई चर्चा कई छोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई और हर अनुच्छेद को लेकर जैसे विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई थी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। उन्हीं पार्ट्स में मीन्स जो एक्सप्लेनेशन दी है वो आर्टिकल्स में, अनुच्छेद में दी है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी अनुच्छेदों का निर्माण हुआ उन पे काफ़ी बड़ी चर्चा जो है वो हुई है। और ये वैसे भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से एक है। अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं वो ये पैसेज देखें। द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके सिद्धांत क्या थे, किस तरीके से मीन्स हमारा जो कामकाज, जो भी हमारा कार्य था वो क्या था। तो देखिए यहाँ से, द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डज नॉट कम ओनली फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वॉज ब्रॉडली तो नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंटेटिव। देखिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है ये सिर्फ ये नहीं है कि ओनली फ्रॉम द फैक्ट, ये सिर्फ ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे सदस्य जो संविधान सभा के चुने गए थे, वो किस आधार पर संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, इस आधार पर चुने गए थे कि वो हर किसी कम्युनिटी को, हर किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लग रहे थे। तो जो हमारी संविधान सभा है वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव का ही ग्रुप नहीं था बल्कि वो क्या था, इट कम फ्रॉम द प्रोसीजर इट अडोप्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये इसलिए बनाया गया था कि ताकि हमारे संविधान का निर्माण हो सके। एंड द वैल्यूज इट्स मेंबर ब्रोट टू देयर डेलिब्रेशन। और देखिए, इट कम फ्रॉम द प्रोसीजर इट अडोप्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वैल्यू इट्स मेंबर ब्रोट टू देयर डेलिब्रेशन। इस तरीके से हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि जो आपस में मतलब संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार क्या थी, यहाँ पर संविधान सभा बनाने के लिए जो भी मतलब प्रोसीजर अपनाया गया था और सदस्यों के विचार विमर्श के जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा को क्या किया था, लोकप्रिय सत्ता का आधार बना दिया था। मीन्स वो फेमस जो है वो किससे हुई थी, जो उसके मेंबर्स हैं उनसे वो फेमस हुई थी। While in any assembly that claim to be representative, it is desirable that diverse sections of society participate। जब कभी भी हम यहाँ पर असेंबली की रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ये कहेंगे कि वो जो है वो विभिन्न सेक्शंस जो हैं हमारी सोसाइटी के, उनको एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, जो हमारी सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस हैं। इट इक्वली इम्पोर्टेंट दैट दे पार्टिसिपेट नॉट ओनली एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी और कम्युनिटी। इस तरीके से हम यहाँ पर ये भी कहेंगे, यह महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर कि वो सिर्फ मीन्स यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी या अपने आप को ही रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर नहीं थे। ईच मेंबर डेलिब्रेटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन इन माइंड। हर किसी मतलब व्यक्ति को, हर किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपने माइंड में यहाँ पर क्या रखना था कि वो जो है वो जो अपनी थॉट जो रिप्रेजेंट करे वो अपने देश को मतलब समर्पित करके अपने देश के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दें। दे वर ऑफन एग्रीमेंट अमंगेस्ट द मेंबर। काफी टाइम ऐसे हुआ है कि जो इसके सदस्य थे उनके बीच में आपस में क्या होता था, डिसएग्रीमेंट होता था, मतभेद होता था। बट फ्यू ऑफ दिस डिसएग्रीमेंट कुड बी ट्रेस टू मेंबर प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट। लेकिन शायद ही यहाँ पर मतलब ऐसा हुआ हो कि जो मतलब इनके जो डिसएग्रीमेंट का जो बेस है, जो आधार है, वो कभी ऐसा रहा हो कि वो उनके पर्सनल हितों के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ऐसा रहा हो। मतलब जो यहाँ पर मतभेद होते थे वो पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ पर ही होते थे। यहाँ ऐसा नहीं होता था कि मतलब कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए यहाँ पर कोई आपस में मतभेद हुए हों, अपनी कम्युनिटी को लेकर यहाँ
यहाँ पर कोई मतभेद हुए हों, क्योंकि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बेशक से अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपने सेक्शन को, सोसाइटी के सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन उनको हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी थी कि जो यहाँ पर हैं वो किस चीज के लिए हैं, इस देश के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हैं। तो उनको पूरे देश के जो हित है उनको अपने माइंड में रखना था, उनको अपने ध्यान में रखना था। देयर वर लेगिटिमेट डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये मतभेद उनके आपस में थे ये सारे के सारे क्या थे, वैध थे, ठीक है। एंड द डिफरेंसेस वर मैनी, और डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत सारे हो सकते थे, मतभेद जो हैं वो काफी थे। शुड इंडिया अडॉप्ट ए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, मतभेद हमारे जो उस समय पे थे, तो देखो इसने ये बताया कि मतभेद यहाँ पर होते थे बट पर्सनल यहाँ पर कुछ नहीं होता था, मतलब अपने सेक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई डिस्प्यूट्स वगैरह, डिसएग्रीमेंट्स वगैरह नहीं होते थे। तो फिर डिस्प्यूट किस चीज से रिलेटेड थे, डिस्प्यूट जो यहाँ पर थे वो किस चीज को लेकर थे, यहाँ पर देयर वर लेगिटिमेट डिफरेंस फॉर कि हमारी जो सरकार है, इंडिया अडॉप्टेड ए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, भारत को जो है वो एक केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों में से कौन सा सिस्टम जो है वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो यहां से जब हम बात करते हैं कि कौन सा सिस्टम जो है वो फॉलो करना चाहिए, तो देखिए सेंट्रलाइज क्या होता है, जिसमें सारी की सारी पावर जो है वो केंद्र के पास चली जाती है, सेंटर के पास चली जाती है। लाइक एस मैं यहाँ पर जब बात करती हूँ बीजेपी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है एट प्रेजेंट यहाँ पर, क्योंकि मैक्सिमम जो वोट हमारे पार्लियामेंट सिस्टम में मिली है वो किसको मिली है, बीजेपी को मिली है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या बात करेंगे कि जो मैक्सिमम वोट जो है वो बीजेपी को मिली है, सेंट्रलाइज कौन है भाई, बीजेपी है यहाँ पर। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें तो डिसेंट्रलाइज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारे यहाँ पर पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है। पावर्स को कैसे डिवाइड किया गया है, जैसे हम गांव से एग्जांपल लेते हैं, विलेज की बात करें तो वहां पर गांव पंचायत होती हैं, ब्लॉक पे बात करें तो ब्लॉक समिति होती है, जिले पे बात करें तो जिला परिषद होती है, और राज्य के लिए जो है वो राज्य सरकार अलग से बनाई गई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि पावर का क्या किया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, पावर्स को डिवाइड किया गया है। तो स्टार्टिंग में इस चीज को लेकर मतभेद था कि क्या सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए या उन पावर्स का बंटवारा कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू रीजन। तो ये भी एक स्टार्टिंग में मतभेद का इश्यू था। व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, और राज्य और केंद्र के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या संबंध होना चाहिए। व्हाट शुड बी द पावर्स ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी जो हमारी न्यायपालिका है उसके पावर क्या पावर होनी चाहिए। लाइक एज मीन्स यदि हम आज की प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम में सबसे जुडिशरी सिस्टम जो है हमारा वो सबसे अपर है, सबसे फेयर है, ठीक है। उसके अंदर हमारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह जो भी हैं वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं, ताकि वो इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं मीन्स वो वहाँ पर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकती हैं। और इसमें हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह होती हैं उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, और उनकी इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं की गई है ताकि वो हमारे जुडिशरी सिस्टम के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट ना कर सके। क्योंकि यदि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको कोई राइट दे दिए गए इनके इलेक्शन से रिलेटेड, इनके चुनाव से रिलेटेड, तो वो इन पे प्रेशर क्रिएट करने लग जाएंगे, जिससे हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है वो फेयर नहीं रहेगा। शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट, मतलब क्या, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे प्रॉपर्टी राइट को सुरक्षित रखेगा। मीन्स क्या प्रॉपर्टी राइट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। मीन्स इन ऑफ स्टार्टिंग इफ आई एम टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ राइट देन इट इज द फंडामेंटल राइट्स। मीन्स हमारे जो फंडामेंटल जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें से एक अधिकार हमें राइट टू प्रॉपर्टी भी था, जो आज के टाइम पे मीन्स हमारे फंडामेंटल राइट से एक्सक्लूड कर दिया गया है। और इट विल नाउ एक्सप्लेन इन द 301 मीन्स 300 आर्टिकल के अंदर इनमें मीन्स एक्सप्लेन किया गया है। इट्स अबाउट द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब इसे फंडामेंटल राइट नहीं, अब इसे लीगल राइट जो है वो कंसिडर किया जाता है। ऑलमोस्ट एवरी इशू दैट लाइट एट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट वॉज डिस्कस विद द ग्रेट सोफिस्टिकेशन। ये कहता है जितने भी हमारे मतलब आज की भारत की हम बात करेंगे, हमारे स्टेट की, हमारे देश की बात करेंगे, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो आज के टाइम पे मतलब उन पे काफ़ी मतभेद हुआ है, काफ़ी अच्छी जो है वो डिस्कशन हुआ है। ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट। सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं सभी पर जो है वो एक अच्छा आर्ग्यूमेंट हुआ है। लेकिन यहाँ की यदि हम बात करें तो सिर्फ एक मतलब पार्ट ऐसा है जिसपे डिबेट नहीं हुई थी,
एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, मतलब meaning that all citizens reaching a certain age would be entitled to be voters irrespective of religion, caste, education, gender और income। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है उसको वोट डालने का अधिकार है। एक मिनिमम जो एज जो डिफाइन की जाएगी, जैसे भारत में पहले जो है वो 21 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी कि 21 वर्ष का व्यक्ति यदि कोई भी अपनी आयु को प्राप्त कर लेता है तो वह वोट डाल सकता है, और इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव जो है वो किसी भी तरीके से नहीं किया जाएगा, ना तो उसके धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, ना जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पे भी नहीं किया जाएगा, एजुकेशन के बिहाफ पे भी नहीं किया जाएगा, मीन्स वो लिटरेट है या इलिटरेट है, डजेंट मैटर दीज थिंग्स, ना उसके साथ कोई भेदभाव लिंग के आधार पे किया जाएगा। मीन्स वो लिंग के आधार की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो मीन्स मेल और फीमेल्स की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, ना तो मतलब उसके साथ जो भेदभाव है वो मेल के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जेंडर के बिहाफ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना ही इनकम सोर्सेज के बिहाफ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। एक आयु को प्राप्त करने के बाद वह क्या कर सकता है, एक मिनिमम आयु जो न्यूनतम आयु होती है उसे प्राप्त करने के बाद वो क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। इस जो ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इस पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इस पॉइंट पे कोई भी डिबेटिंग नहीं हुई थी, कोई मतभेद, डिबेटिंग हुई थी बट कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर ये कहता है, सो व्हाइल द मेंबर फेल्ट नो नीड टू ऑल डिस्कस द इशू ऑफ who should have right to vote, every other matter was seriously discussed and debated। इस पे कोई ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं, मतलब डिबेटिंग नहीं हुई थी, डिबेटिंग इन द सेंस कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ था। और इसके अलावा जितने भी मैटर थे, हर किसी मैटर पे सीरियसली जो है वो विचार विमर्श और वाद विवाद हुए थे। द Constitution means draw its authority from the fact that members of the Constitutional Assembly engage in what वन माइट कॉल पब्लिक रीजन। ये कहता है कि जो यहाँ पर हम संविधान सभा की जो एक असली मतलब जो हम ताकत यदि हम जिसे कंसीडर करेंगे तो उसमें हम क्या कहेंगे कि वो सभी के सभी मतलब सार्वजनिक हित के लिए काम कर रहे थे। माइट कॉल पब्लिक रीजन मतलब एक सार्वजनिक हित जो होता है जो दूसरे लोगों के भले के लिए किया जा रहा है, ऐसे इन चीजों के लिए वो काम कर रहे थे। असेंबली प्लेस्ड ए ग्रेट एम्फेसाइज ऑन द डिस्कशन एंड रीजन आर्ग्यूमेंट। और इसके सदस्यों ने क्या किया, चर्चा और तर्क जो पूर्ण जो बहस वगैरह थी मतलब आर्ग्यूमेंट वगैरह जो है वो काफी किए गए थे। They did not simply advance their own interest, but gave principled reason to other members for their positions। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की ही नहीं बात की थी बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण भी दिए थे। They very act of giving reason to other makes you move away from simply a narrow consideration of your own interest, because you have to give reason to other, make them go along with viewpoint। यहाँ से हम क्या कहेंगे कि अपनी सोच के पक्ष में उन्होंने दूसरों से क्या किया था, तर्कपूर्ण संवाद स्वार्थ संकीर्णता से ऊपर उठा देता है। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे खंडों में प्रकाशित हुई और हर अनुच्छेद को लेकर जैसे विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई थी वह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रमाणिक ढंग से सामने दर्शाती है हमें। एंड द वॉल्यूमिनियस डिबेट, जो एक मतलब बड़ी डिबेट की यदि मैं बात यहाँ पर करती हूँ तो यहाँ से हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर इच क्लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज सब्जेक्टेड टू सिक्योरिटी एंड डिबेट, इट इज ए ट्राइब्यूट टू पब्लिक रीजन एट्स द बेस्ट। दिस डिबेट्स जो है वो डिजर्व टू बी मेमोरलाइज। ये जो डिबेट है ये हमेशा ही मीन्स हमारे यादगार अध्यायों के बीच में होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इक्वल इन द इम्पोर्टेंस टू फ्रेंच एंड अमेरिकन रिवोल्यूशन। जितनी हमारी डिबेटिंग वगैरह इस चीज को मीन्स डिस्कस करने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हुई थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स के बीच में हुई थी, तो इतनी ही डिबेटिंग जो है वो कहाँ पर हुई थी मीन्स इतनी इंपॉर्टेंट थी। लाइक एज जो हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इट्स अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इट्स अबाउट द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। इसी रिवॉल्यूशन इसी क्रांति की भांति जो है वो मतलब भारत के संविधान को निर्माण करने में इतनी ही मतलब डिबेटिंग जो है वो यहाँ पर हुई थी। ठीक है,
तो यहाँ से हमने अपना जो एक पैसेज है वो कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ से अब जो आप इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखेंगे। शॉर्ट नोट आपको किस तरीके से लिखना है कि आपको यहाँ पर बताना है कि जो संविधान सभा की जो कामकाज की शैली थी, मतलब किस तरीके से मतलब संविधान सभा में वर्क किया गया था, कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन करते टाइम। देखिए मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर की है कि हमारे यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव इसलिए नहीं थे कि वो सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचे, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट थे, मेंबर्स थे। तो उनको हमारे देश का मतलब संविधान जो है उसकी फॉर्मेशन करनी थी, इसलिए उनको जो पब्लिक इंटरेस्ट था, पब्लिक का जो भला था, पब्लिक जो सार्वजनिक हित आप जिसे बोलेंगे, उसके बारे में यहाँ पर सोचना था। देयर आर ए लॉट ऑफ डिबेटिंग, यहाँ पर बहुत सारे डिबेटिंग हुए थे, डिसएग्रीमेंट्स हुए थे, बट यहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स जो है वो किस चीज को लेकर हुए थे ये आपको बताना है। लाइक एज मीन्स जो पावर है वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए या उनका डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए, ठीक है। या फिर ये मतलब हाउ वाज द रिलेशंस, हाउ विल बी द रिलेशंस बिटवीन स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, या विच पावर गिव टू आवर मीन्स जुडिशरी सिस्टम, एंड इज इट प्रॉपर्टी राइट मीन्स विल एक्सप्लेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, मीन्स इन सभी चीजों पर काफी डीपली जो है वो डिस्कशन किया गया था। बट देयर इज द ओनली वन मीन्स प्रावधान, एक सिंगल प्रोविजन ऐसा था जिस पर इतनी सारी डिबेटिंग या डिसएग्रीमेंट की जो सिचुएशन थी वो क्रिएट नहीं हुई थी। और वो वन प्रोविजन जो है वो यहाँ पर क्या था, सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार था। और ये ऐसा अधिकार था जिसमें बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति को एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद वोट डालने का अधिकार था। इस बात के लिए सभी सदस्य जो थे वो सहमत थे, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर इतनी ताकत के साथ जो डिबेटिंग हुई थी, जो हमारे देश का संविधान बनाया गया था, तो ये जो है वो हमारे मतलब इतिहास के यादगार पन्नों में से सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है। उसका रीजन ये है कि ये मीन्स है जो वो फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, इन क्रांति के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फॉर्मेशन है उसके साथ उसका क्या किया गया है, यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। तो आज जो है वो आप एक ये पैसेज पढ़ेंगे और इस पैसेज को पढ़कर समझकर फिर उसके बाद आप जो है इसका एक शॉर्ट नोट जो है वो आप इसे लिख कर दिखाएंगे। आफ्टर दैट जो है वो आप इसे मुझे सेंड करेंगे, ठीक है।